सो हेलो एवरीवन। तो स्वागत है भाई आप सबका बंसल एकेडमी में। तो बच्चों आज हमारा जो एक नया यूनिट स्टार्ट होने वाला है। तो पहले के टाइम पे हम इसको एनिमल किंगडम के नाम से ही जानते थे। बट अगर आप आजकल के टाइम पे देखोगे तो हमारे इस यूनिट का जो नाम है वो एनिमल डाइवर्सिटी हो चुका है। तो एनिमल डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो आपके सामने एक वर्ड तो चलो एनिमल ही है, दूसरा वर्ड यहाँ पे आता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है वैरायटी। और वैरायटी किस चीज की? वैरायटी है बेसिकली यहाँ पे एनिमल्स की। आपने एक टॉपिक का नाम सुना होगा बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली जब भी हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो वहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको क्लासीफाई भी करते हैं। तो क्लासिफाई करते आज भी हम उसी स्टेप को फॉलो करेंगे। पहले हम जो हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको डाइवर्सिफाई उनकी जो डाइवर्सिटी है उसको क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे। एंड फाइनली जो मोस्ट जो एक्सेप्टेड एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग फिर हमने एनिमल किंगडम को स्टार्ट करना है, एनिमल की डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है। तो एक बार पहले फटाफट से सिलेबस देख लेते हैं। देखो सिलेबस हमने जो फॉलो करना है, हमने इस वाले सिलेबस को फॉलो करना है हमारे, है ना? सो ये सिलेबस जो है बेसिकली एक नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये सिलेबस है। तो अपने इस सिलेबस को जो है फोकस करना है। एनिमल डाइवर्सिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 भी नहीं बोलेंगे, बेसिकली यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं। एक है बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा है नॉन कोऑर्डिनेट्स है, तीसरा है कोऑर्डिनेट्स है। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, इसके ऊपर आपने कभी भी एक्स्ट्रा ज़्यादा एफर्ट नहीं करने हैं। जो हमारे सिलेबस में जो टर्म्स हैं जैसे यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, मल्टीसेलुलर है, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, सिलोम, इन वर्ड्स का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। क्योंकि जब आपको इन वर्ड्स का मीनिंग क्लियर हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपको फाइलम्स को पढ़ने में आसानी होती है ना? तो हमने आज के लेक्चर में सबसे पहले हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही बात करनी है। साथ में हमने क्लासिफिकेशन को भी देखना है, और क्लासिफिकेशन का हमारा जो यहाँ पे मोटो रहने वाला है वो यही रहेगा कि हमने अल्टीमेटली एनिमल्स तक पहुंचना है, एनिमल किंगडम तक पहुंचना है। ये हमारा अल्टीमेटली यहाँ पे क्या रहेगा, गोल रहेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर से हमने स्टार्ट करने हैं हमारे फाइलम्स को। एक जो है बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जो है बेसिकली किंगडम प्रोटिस्टा का पार्ट है। तो अल्टीमेटली आप देखोगे यहाँ पे 2 किंगडम है। एक यहाँ पे किंगडम जो है वो एनिमेलिया है, दूसरा यहाँ पे जो किंगडम है दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा है। तो अभी हमने पहले एनिमेलिया किंगडम को करना है, प्रोटिस्टा को हम बाद में करेंगे। प्रोटिस्टा को लाइटली मत लेना, प्रोटिस्टा से भी क्वेश्चन पूछते हैं। अब बात करते हैं हमारे इस यूनिट की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो मैं 2 यूनिट्स बताऊंगा आपको, एक है हमारा एनिमल किंगडम और दूसरा है हमारा एनिमल फिजियोलॉजी। ये जो 2 यूनिट्स है ना, ये है बेसिकली हमारी जोलॉजी का कोर है ये। तो आपका जब भी पेपर होता है ज़ूलॉजी का, क्वेश्चन होगा ज़ूलॉजी वाला, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन 2 यूनिट से देखने को मिलते हैं। आप ये मान के चलो कि इन दोनों यूनिट्स की जो वेटेज है वो 40 से 50% तक होती है किसी भी एग्जाम में, ज़ूलॉजी जिसमें बेसिकली है। तो उस अकॉर्डिंग ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट यूनिट होता है हमारा एनिमल किंगडम। आप ये मान के चलो इसकी जो वेटेज रहेगी वो 15 से 30% तक वेटेज इसकी हो सकती है ना? अगर हम 15 भी लेके चलते हैं तो 15% वेटेज भी जो है वो कम नहीं होती है। तो इसलिए इस यूनिट को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, और ऐसा ऐसी गलती नहीं करनी है कि जो भी चीज लिखी है आपको हर चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। क्योंकि एनिमल किंगडम एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ने बैठ जाओ ना, तो हो सकता है पूरा साल इसी को करने में निकल जाए। तो अपने आप में ये काफ़ी एक मैं बोलूँ तो काफ़ी इम्पोर्टेंट और बड़ा यूनिट है। तो हमें चीज़ें वही करनी है जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। अब सवाल ये आता है कि हमें क्या पता चलेगा कि एग्ज़ाम में क्या पूछते हैं? तो मल्टीपल स्टेट्स होती हैं, आप अपनी स्टेट्स के क्वेश्चंस को देखिए प्रीवियस में क्या पूछे गए हैं, किसी और स्टेट के अंदर क्वेश्चंस को देखिए कि प्रीवियस में क्या पूछे गए हैं। सिलेबस मोस्टली सारी स्टेट्स में ऐसा ही होता है, बस वर्डिंग्स के अंदर चेंजिंग की जाती है।
तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे, हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। सबसे पहले हमें एक टर्म का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। टर्म है हमारी बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो सबसे पहले टर्म देखेंगे बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है यहाँ पे बायो, दूसरा वर्ड है यहाँ पे डाइवर्सिटी। अब बायो वर्ड का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, आजकल क्या मीनिंग चल रहा है बायो वर्ड का? बायो वर्ड का सिंपल सा मीनिंग होता है लिविंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल दो, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? वैरायटी। तो कुल मिला के ये चैप्टर बोलना चाहता है, ये जो टर्म बोलना चाहती है कि ये किस चीज के बारे में बात करती है? ये बात करती है या फिर बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटी है, उस वैरायटी की स्टडी को हम क्या बोल देते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोल देते हैं। अगर हम ऑन एन एवरेज मोटा मोटा बात करते हैं तो हमारी अर्थ के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 17 लाख से लेके 18 लाख तक जो स्पीशीज हैं वो आज के टाइम पे एग्जिस्ट करती है, पाई जाती हैं। या फिर इसको आप ये बोल दो 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन तक जो स्पीशीज हैं वो आज के टाइम पे अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं। और ऐसा साइंटिस्ट का मानना होता है कि ये जो नंबर ऑफ स्पीशीज है ये अभी भी बहुत कम है। अभी भी बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जिनको अभी तक हम ढूंढ नहीं पाए हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ पे एक छोटी सी चीज को देखते हैं कि जो साइंटिस्ट है बेसिकली, अगर आपसे मैं क्वेश्चन सिंपल सा पूछता हूँ कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, या फिर आप बोल दो फादर ऑफ जोलॉजी कौन है, तो आंसर सबको पता होना चाहिए एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी बोल देते हैं या फिर फादर ऑफ जोलॉजी बोल देते हैं। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, एक्चुअली में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको सबसे पहले क्लासिफाई करने का जो काम था वो एरिस्टोटल ने किया था। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मतलब पहचानने का जो काम था ये एरिस्टोटल ने किया था। कि भाई उन्होंने क्या किया था, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। लेकिन अगर हम डॉक्यूमेंटेशंस की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशंस के टाइम पे जो फर्स्ट साइंटिस्ट आते हैं, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक साइंटिस्ट की, आपने उनका नाम सुनूंगा, कार्लस लीनियस। साइंटिस्ट हमारे हैं यहाँ पे, एक साइंटिस्ट हैं कार्लस लीनियस, यहाँ पे लिखूंगा मैं कार्लस लीनियस। अब ये जो कार्लस लीनियस हैं, इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया था, अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करता हूँ, जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो लाइफ थी या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसको टू ग्रुप्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। या फिर बोल दो कि इन्होंने बेसिकली 1758 में, अप्रोक्सीमेटली 1758 में लाइफ को दो बड़े किंगडम में डिवाइड किया। और ये जो दो ग्रुप्स थे, बेसिकली जो दो किंगडम इसको आप बोलेंगे, ये थे, एक इन्होंने इन्होंने बेसिकली किस चीज के ऊपर बेसिस किया, इन्होंने बेसिकली किया कि एक ग्रुप है एनिमल्स का जिसमें एनिमल्स पाए जाते हैं, और एक ग्रुप ऐसा जिसके अंदर क्या पाए जाएंगे, प्लांट पाए जाएंगे। ये इन्होंने अप्रोक्सीमेटली ब्लड के बेसिस पे किया कि भाई जिनके अंदर ब्लड जो है रेड कलर का है वो एनिमल्स है, जिनके अंदर मतलब जो ब्लड है या लिक्विड है वो किसी और कलर का है वो प्लांट के अंदर आते हैं। लेकिन ये क्लासिफिकेशन कुछ ज्यादा हम बोलेंगे कि बेनिफिशियल नहीं थी, क्योंकि इनकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत सारे ऐसे एनिमल्स थे उनको भी प्लांट वाली कैटेगरी में डाल दिया था, कुछ प्लांट्स है जिनको एनिमल की कैटेगरी में डाल दिया। तो अल्टीमेटली हम इसको बोलते हैं कि ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन है। और टू किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट है हमारे कार्लस लिनी। ये छोटी छोटी चीजें जो एग्जाम में आती हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए, उसके बाद एक साइंटिस्ट हमारे सामने और आते हैं, है ना। और इनका नाम है अर्नेस्ट हैक्कल। सबने नाम सुना अर्नेस्ट हैक्कल, अर्नेस्ट हैक्कल। तो अर्नेस्ट हैक्कल ने अप्रोक्सीमेटली 1866 में इन्होंने क्या देखा, इन्होंने जब ध्यान से टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को देखा तो इनको लगा नहीं यार कुछ तो अलग है। इन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व की भी, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है,
तो इन्होंने इस बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जिसको बोलते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इन्होंने देखो पहले दो कौन से एग्जिस्ट करते थे। पहले किंगडम एनिमेलिया था, पहले किंगडम प्लांट भी था, प्लांटी भी था। इन्होंने तीसरा जो बेसिकली यहां पे किंगडम ऐड किया दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। और इसके अंदर सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अवेल मतलब इन्होंने शामिल कर दिए, भाई सारे के सारे इसके अंदर क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर सब डाल दिए इन्होंने, फंगस बैक्टीरिया वगैरह सब डाल दिए। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रोटिस्टा किंगडम था बेसिकली, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने ऐड किया था? आंसर है अर्नेस्ट हैक्कल। लेकिन क्योंकि इसके अंदर इस वाले सिस्टम के अंदर बैक्टीरिया भी थे, तो अगर हम आज के टाइम पे बात करते हैं तो भाई ये सिस्टम जो है ये काम तो करने वाला नहीं है। उसके बाद एक साइंटिस्ट और आते हैं, इनको बोलते हैं हर्बर्ट कूपलैंड। इनका नाम है हर्बर्ट एफ डॉट कूपलैंड। ये जो साइंटिस्ट है इनका बॉटनी के अंदर एक अच्छा खासा नाम है, बताना मुझे बॉटनी में ये किस चीज के लिए बेसिकली फेमस है। तो हर्बर्ट कूपलैंड ने 1938 के अंदर इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की। इन्होंने देखा कि जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा है, इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऐसे भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं बेसिकली जो प्रोकैरियोट्स हैं, और उसी के अंदर क्या है, यूकैरियोट्स भी प्रेजेंट है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म थे उन सबको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। तो पहले से तीन किंगडम कौन से एग्जिस्ट करते थे? अगेन पहले किंगडम एनिमेलिया भी था, पहले किंगडम प्लांटी भी था, पहले किंगडम प्रोटिस्टा भी था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने नया जो किंगडम यहां पे बनाया दैट इज किंगडम मोनेरा, और इसके अंदर इंक्लूड किया इन्होंने ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने किंगडम मोनेरा में डाल दिया। उसके बाद बात अभी भी जम नहीं रही थी, तो यहाँ पे हमारे एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है जिसको बोलते हैं विटेकर, है ना। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए विटेकर। विटेकर अप्रोक्सीमेटली 1969 में इन्होंने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना। अब बेसिकली 4 किंगडम्स तो पहले से अवेलेबल थे, कौन से थे? किंगडम एनिमेलिया था, किंगडम प्लांटी था, किंगडम प्रोटिस्टा था, किंगडम मोनेरा था। इनकी जो ऑब्जर्वेशन थी ना, इन्होंने क्या देखा कि जो किंगडम प्लांटी है, इनका क्या फंडा था, ये जो किंगडम प्लांटी है, प्लांट वो होते हैं जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। लेकिन प्लांट की कैटेगरी के अंदर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स थे जो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते थे, मतलब अपने फूड को खुद नहीं बना पाते थे। तो उन्होंने उन सबको सेपरेट करके एक नई कैटेगरी यहाँ पे बना दी, दैट इज फंजाई। अब फंजाई के ऊपर पेपर में क्वेश्चन पहले आए हुए हैं, बहुत सारी एग्जाम्स में यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि जो किंगडम फंजाई है ये पहले किस किंगडम के अंडर आता था, किस ग्रुप के अंडर आता था? पहले प्लांटी के अंडर आता था। आप अपने स्कूल कॉलेजेस में कोई लैब होगी जिसमें पुराना क्लासिफिकेशन सिस्टम हो, तो वहां पे आप देखना किंगडम फंजाई नहीं होता था पहले के टाइम पे। अभी ये काफी टाइम बाद इस चीज को जो है वो सेपरेट किया गया। अब ये जो विटेकर का क्लासिफिकेशन का सिस्टम है ना, विटेकर वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। देखो क्लासिफिकेशन जब भी किसी चीज की होती है ना, तो क्लासीफाई करने के लिए हमें कुछ करेक्टर्स की जरूरत होती है। अब विटेकर जो थे, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं यहाँ पे ऊपर मेंशन करूंगा, जो विटेकर थे इन्होंने जो लिविंग
ऑर्गेनिज्म जो थे, इनको कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया। जैसे सबसे पहला इन्होंने देखा कि वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि हर बार इन्होंने 2-2 कैटेगरीज में सबसे पहले ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को उन्होंने एक कैटेगरी में रख दिया और फिर आगे ऑल यूकैरियोटिक, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पे इन्होंने बोला कि कुछ के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कुछ के पास न्यूक्लियस एब्सेंट है। अब जिनको इन्होंने जिनके पास न्यूक्लियस एब्सेंट था, जो बेसिकली प्रोकैरियोटिक थे, उनको इन्होंने नाम दिया कि यह है किंगडम मोनेरा। ऐसा हर वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसको उन्होंने किस कैटेगरी में डाल दिया, मोनेरा की कैटेगरी में डाल दिया। अब जिनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये इन्होंने बोला कि ये भी 2 तरह के होते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बेसिकली क्या है, यूनी सेलुलर है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या है, बेसिकली मल्टी सेलुलर है। तो इसके बेसिस पे इन्होंने बोला कि ऐसा हर वो ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है प्लस साथ में यूकैरियोट्स भी है, तो उसको उन्होंने किस कैटेगरी में डाल दिया, यह है किंगडम प्रोटिस्टा। तो उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा की कैटेगरी में डाल दिया। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर है, देखो जो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है, सीधी सी बात है, इन्होंने फूड की सिंथेसिस के बेसिस पे इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। सॉरी, फूड की बात कर रहा हूं। इन्होंने बेसिकली सेल वॉल के बेसिस के पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। या तो सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होगी, या फिर सेल वॉल क्या होगी, प्रेजेंट होगी। मैं अपने को गायब कर दूं, है ना। तो या सेल वॉल क्या होगी, प्रेजेंट होगी, या होगी एब्सेंट होगी। अब अगर हम एक काम करता ना, अपने आप को मैं गायब नहीं करता हूं, अपने आप को मैं दूसरी साइड ले जाता हूं, यहां ले आता हूं मैं, है ना। तो अब आगे बात करते हैं। तो अब ऐसा हर वो ऑर्गेनिज्म, देखो ध्यान से, ऐसा हर वो ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक भी है, जो मल्टी सेलुलर भी है, और उसके बाद सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है, उन्होंने इसको एक कैटेगरी में डाल दिया, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। अब यहां पे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोट्स भी हैं, मल्टी सेलुलर भी हैं, उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट भी है, तो इन्होंने फूड के बेसिस पे इनको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फूड के बेसिस पे इनको भी 2 कैटेगरीज में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब 2 कैटेगरीज बेसिकली यहां पे कौन सी थी, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं, उनको उन्होंने बोला कि है ऑटोट्रोपिक इन नेचर। और एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से फूड की सिंथेसिस नहीं कर सकते, हेट्रोट्रॉप्स। तो ऐसा हर वो ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर भी है, सेल वॉल भी क्या है, प्रेजेंट है, और फूड भी बना सकता है, उसको उन्होंने बोला कि यह है किंगडम प्लांटी। तो इन्होंने बोला कि ये किंगडम प्लांट का बाटा। और बाकी जो फूड नहीं बना सकते, उन्होंने बोल दिया कि भाई जो देखो ध्यान से, जो यूकैरियोटिक भी है, मल्टी सेलुलर भी है ना, यूकैरियोटिक भी है, मल्टी सेलुलर भी है, और उसके बाद सेल वॉल भी प्रेजेंट है, उसके बाद सेल वॉल भी प्रेजेंट है ना, और फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकता है। तो उन्होंने बोला कि भाई उसको हम रखेंगे कौन सी कैटेगरी में, उसको हम रखेंगे किंगडम फंजाई की कैटेगरी में। तो इस तरीके से किंगडम फंजाई हमारे सामने यहाँ पे देखने को हमें मिला, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारी किंगडम आता है, दैट इज किंगडम फंजाई। अब तो टोटल यहाँ पे ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब आप देखोगे, ये है पहला किंगडम, यहाँ पे आया किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, और किंगडम फंजाई। और कौन से करेक्टर्स के बेसिस पे डिवाइड किया, करेक्टर्स भी देखेंगे। करेक्टर्स कौन से थे, न्यूक्लियस के बेसिस पे डिवाइड किया, ठीक है। उसके बाद यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के बेसिस पे डिवाइड किया, फिर सेलुलैरिटी के बेसिस पे डिवाइड किया, है ना, फिर सेल वॉल के बेसिस पे डिवाइड किया,
फिर बेसिकली ट्रॉपिक नेचर पे डिवाइड किया, फूड सिंथेसिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसके बेसिस पे डिवाइड किया। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर भी, तो आपको कैरेक्टर्स के बारे में भी ध्यान रखना है। इस तरीके से ये है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। हाँ, इसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी है, 7 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी है। क्या करने की जरूरत है? नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, 5 किंगडम वाला। तो यहां तक हमने चीजों को करना है ना। तो अल्टीमेटली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमारे सामने यहाँ पे टोटल कितनी फाइलम्स आती हैं, यहाँ पे फिर से मेंशन करते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे सामने टोटल 5 किंगडम्स आते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी और किंगडम फंजाई। और हमारे, क्योंकि हम तो एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, हमारे काम के कौन से हैं? हमने प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना है, हमने एनिमिलिया के बारे में पढ़ना। तो हम किंगडम एनिमिलिया के बारे में पढ़ेंगे और प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। याद रखना, एक क्वेश्चन यहां से ये भी आता है कि ऐसा कौन सा किंगडम है जिसके अंदर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा किंगडम है जिसके अंदर बैक्टीरिया भी है, सॉरी, जिसके अंदर एनिमल्स भी है, प्लांट भी है, फंजाई भी है। तो जो बेसिकली प्रोटिस्टा है ना, इसके अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। जैसे आप एग्जांपल रखो यहाँ पे, इसके अंदर हमारे पास अमीबा है, इसके अंदर डाइएटम है। अब देखो अमीबा जो है ये एनिमल है, डाइएटम जो है ये एक एल्गी है, प्लांट है ना। लेकिन है किसके अंदर? प्रोटिस्टा के अंदर है। तो बेसिकली इसके अंदर फंजाई फंजाई के जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, जो कुछ जैसे क्लेमाइडोमोनास वगैरह है, कुछ ऐसी फंजाई, साहब फंजाई के बारे में कुछ खास मेरे को भी नॉलेज नहीं है ना। तो बस ऐसा समझो कि जो फंजाई होती है बेसिकली, तो यहाँ पे आपको जो फंजाई है ना, वो भी बेसिकली इसके अंदर देखने को मिलती है। तो एक तरह से इसको डस्टबिन भी बोला जाता है, इसको ना किंगडम प्रोटिस्टा को डस्टबिन भी बोलते हैं, कि जो चीज कहीं नहीं सेट बैठी उठा के इसके अंदर फेंक दो। तो इसके अंदर आपको प्लांट भी देखने को मिलेंगे, एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे और फंजाई भी देखने को मिलती है, लेकिन सारे के सारे क्या रहेंगे? यूकैरियोट्स रहेंगे। गॉट इट? पॉइंट क्लियर हुआ है ना। चलो, तो यहाँ पे ये सिस्टम ही हमारा पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है। अब हमें बात किसकी करनी है? हमें बात करनी है हमारे किंगडम प्रोटिस्टा की या एनिमल की। तो अल्टीमेटली अमीबा क्या है? एक एनिमल है। तो बात यह है कि ये एनिमल क्या होते हैं? अगर हम बात करते हैं कि एनिमल होते क्या हैं, किस बेसिस पे हम बोलते हैं कि भाई फलाना जो ऑर्गेनिज्म है वो एक एनिमल है। तो अब देखो, अगर आप इस चीज को ना 2-3 तरीकों से कर सकते हो। देखो, अगर आप विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम देखो, अगर आप वेटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम देखो, तो आप किस तरीके से एनिमल्स को डिफाइन कर सकते हो? आप एक बड़े सिंपल से तरीके से बोल सकते हो, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर है और उसके बाद सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलोगे? एनिमल बोलते हो। बाकी यहाँ पे अपने को एनिमल्स के कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूं, जनरल करेक्टर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया के, मैं यहाँ पे किंगडम एनिमेलिया को लेके चलूंगा। बाकी जो हमारे प्रोटिस्टा के अंदर एनिमल्स आते हैं, आप उनके भी कैरेक्टर्स को साथ साथ में कंपेयर करना। बट डिफरेंस किस चीज का रहेगा? डिफरेंस एक ही चीज का रहेगा कि जो प्रोटिस्टा के अंदर एनिमल्स आएंगे वो यूनिसेलुलर होंगे। तो हम यहाँ पे, क्योंकि किंगडम एनिमलिया अपने आप में काफी बड़ा एक किंगडम है, तो अगर हम किंगडम एनिमलिया की बात करते हैं, तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसको आप एनिमल बोलोगे? सिंपल सी बात, अगर आप आपसे मैं बोलूं कि बताओ मुझे एनिमल से की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो आप सिंपल सी बात बोलोगे, सर ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या है? हेट्रोट्रॉफिक है। क्योंकि एनिमल्स अपने फूड को खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वो क्या है? एक यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हम इसको क्या बोल देंगे? एनिमल बोल देंगे। बात तो बढ़िया है। और किस तरीके से बोल सकते हो? देखो, मोनेरा के अंदर भी सेल वॉल होती है, प्लांट के अंदर भी सेल वॉल है, फंजाई के अंदर भी सेल वॉल है, लेकिन एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म
जिसके पास सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है, लेकिन वो क्या है, मल्टी सेलुलर है। क्योंकि मैं एनिमल किंगडम एनिमले की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो उसको आप क्या बोल दोगे, वो भी एक एनिमल है। इसके अलावा और क्या क्या बात कर सकते हैं एनिमल्स के बारे में। देखो जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली या फिर आप बात कर दो इनडायरेक्टली फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, डिपेंड होते हैं ऑन प्लांट्स बोल दो या फिर बोल दो कि ऑटोट्रोप्स। सीधी सी बात है यार। अब आप बोलोगे सर हम तो, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वेज नहीं खाते हैं, वो नॉन वेज खाते हैं। अब आप बोलोगे सर जो शेर है ना वो तो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाता है, तो वो किस तरीके से प्लांट पे डिपेंड है। अरे भाई शेर जो है वो डियर को खाएगा, तो डियर क्या खाता है, वो अगेन जो है वो प्लांट्स को ही खाता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो एनिमल्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, वो हमेशा डिपेंड रहेंगे अपने प्लांट्स के ऊपर। इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं ना बच्चों, ये अपने फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन या फिर स्टार्च। तो जो एनिमल्स होते हैं बेसिकली स्टोर करते हैं फूड को, या तो ये मतलब बेसिकली दोनों की फॉर्म में करते हैं, या तो ये ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर करेंगे, या फिर ये किसकी फॉर्म में करते हैं, या फिर ये फैट की फॉर्म में करते हैं, है ना। अब अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछ के बताओ प्लांट फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो प्लांट बच्चे फूड को स्टोर करते हैं हमारे स्टार्च की फॉर्म में, लेकिन एनिमल्स फूड को स्टोर करते हैं किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लाइकोजन का मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ये एक पॉलीमर होता है ऑफ ग्लूकोज का। तो बायोकेमिस्ट्री में काम आ जाएगी ये चीज। इसके अलावा और अगर हम बात करते हैं तो एनिमल्स के अंदर आपको पर्टिकुलर एक लिमिटेड ग्रोथ पीरियड देखने को मिलता है, ग्रोथ पैटर्न एनिमल्स एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है ना। तो हम ये बोलेंगे कि जो एनिमल्स होता है इनके अंदर एक लिमिटेड ग्रोथ होती है। एनिमल्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इनके अंदर ग्रोथ फेस होता है फॉर ए लिमिटेड, फॉर ए नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे अप टू ए लिमिटेड एज, एक लिमिटेड एज तक एनिमल ग्रोथ करते हैं। इसके अलावा क्या एनिमल्स लोकोमोशन एंड मूवमेंट भी शो करते हैं, क्या ये बात सच है, बिल्कुल सच है। लेकिन क्या सारे एनिमल्स लोकोमोशन एंड मूवमेंट शो करेंगे, नहीं, सारे एनिमल्स तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट शो नहीं करते। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट लिखो, मोस्टली, नॉट ऑल, मोस्टली एनिमल्स शोज लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब जब एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप इसी पॉइंट को ये भी लिख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द एनिमल आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। इसके अलावा और आप यहाँ पे क्या बात कर सकते हो, और आप यहाँ पे एक पॉइंट ये भी मेंशन कर सकते हो कि जो एनिमल्स होते हैं बेसिकली, ये इनकी बॉडी में न्यूरो ट्रांसमीटर वगैरह रिलीज होते हैं, है ना। ये इनकी बॉडी में काफी सारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं, लेकिन क्या सभी में होते नहीं, हम ये बोलेंगे जो हायर फॉर्म्स होती हैं, जो हायर फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स हैं, तो इनके अंदर में क्या देखने में, इनके पास एक अच्छे खासे सेंसर्स होते हैं, जैसे हमारे पास आईज है, ईयर्स है। हाँ, तो लिखेंगे हायर फॉर्म ऑफ एनिमल्स इलेबोरेट सेंसरी ऑर्गन, है ना, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, है ना। इसके अलावा हमारे हमारे अंदर न्यूरो वगैरह प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो एनिमल्स होते हैं, अगेन जो एनिमल्स रहेंगे हायर एनिमल्स, इनके अंदर आपको बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। जो हायर एनिमल्स हैं, या फिर हम ये बोलेंगे जो हायर एनिमल दे शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कुछ जनरल, देखो मैं यहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखे हैं। जनरल, जनरल का मतलब है ये किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हो सकते हैं, है ना। अब बात यहाँ पे घूम के आती है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया की।
देखो क्या होता है ना, आपको यहाँ पे टैक्सोनॉमी का हायरार्की पता होनी चाहिए। जो किंगडम होता है, एक किंगडम के अंदर क्या देखिए, एक किंगडम के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, फाइलम्स होती हैं। फाइलम के अंदर क्या होता है, क्लास होती है। क्लास के अंदर होता है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स के अंदर होता है फैमिलीज। फैमिली के अंदर होता है जीनस। जीनस के अंदर होती हैं स्पीशीज। तो इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। एक जनरल सा क्वेश्चन बताता हूं। देखो जैसे आप किंगडम से स्पीशीज की ओर मूव करेंगे तो जो सिमिलैरिटीज होती हैं वो इंक्रीज होती हैं। लेकिन जैसे ही आप स्पीशीज से किंगडम की ओर मूव करते हो, जो सिमिलैरिटीज होती हैं वो डिक्रीज होती हैं। अब ये सिमिलैरिटी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, इसका मीनिंग क्या, आपको आगे आगे जैसे जैसे पता चलेंगे तो पता चलेगा। इसके अलावा ये जो टैक्सोनॉमी का हायरार्की होती है, इसके अंदर हर एक यूनिट, जैसे ये किंगडम है तो इसको आप एक टैक्सोन बोल सकते हो। फाइलम को आप एक टैक्सोन बोल सकते हो, क्लास को टैक्सोन बोल सकते हो, ऑर्डर को टैक्सोन बोल सकते हो। और टैक्सोन एक कभी कभी टर्म आता है टैक्सोन, तो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन का यूनिट होता है। या कुछ बुक्स के अंदर लिखा होगा इट इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है तो आप उसको टैक्सोन बोल सकते हो। ओके, पॉइंट क्लियर है। अब जो एनिमल किंगडम होता है हमारा, एनिमल किंगडम कुछ करेक्टर्स के बेसिस पे हम एनिमल किंगडम को कुछ फाइलम्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम कौन सी आती हैं। एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम कौन सी आएगी। सबसे पहली फाइलम यहां पे आएगी, फाइलम पूरी फेरा। फिर दूसरी आएगी यहाँ पे फाइलम सिलेंट्रेटा। तीसरी आती है यहाँ पे फाइलम टिनोफोरा। फिर आएगी एस्केलमेंथिस। फिर आएगी प्लेटी हेलमेंथिस। फिर आती है एनालिडा। फिर आती है आर्थ्रोपोडा फाइलम। फिर आती है मुल्लस्का। फिर आएगी इकाइनोडर्मेटा। फिर आएगी हेमिकोडेटा। और फिर आएगी हमारे सामने कोडेटा फाइलम। तो कुल मिला के कितनी फाइलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल एनिमल किंगडम के अंदर हमने 11 फाइलम्स को पढ़ना है। अब अगर आप टीनोफोरा का देखोगे तो सिलेबस के अंदर टीनोफोरा मेंशन नहीं है, तो क्या टीनोफोरा के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, आता है क्वेश्चन। क्योंकि जो टीनोफोरा फाइलम थी पहले ये सिलेंट्रेटा के अंदर ही काउंट होती थी, लेकिन बाद में पता चला कि भाई ये जो टीनाफोरा के अंदर ऑर्गेनिज्म था ये तो अलग है, तो फिर इसको अलग से एक फाइलम के अंदर रखा गया। सेम केस था पहले, हेमिकोडेटा को कोडेट्स माना जाता था, तो यहां से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं, है ना। तो अब क्या हम इनका रट्टा मार ले, रट्टा नहीं मारना। जैसे जैसे हम हर एक फाइलम को पढ़ते चले जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको फाइलम्स जो है वो समझ आती रहेंगी। और जब समझ आ जाएंगी तो याद करने का कोई मतलब, आपको याद करने के लिए कोई आपको ट्रिक नहीं ढूंढनी पड़ेगी, आपको नॉर्मली ही चीजें याद रहेंगी, है ना। ओके है, पॉइंट क्लियर है। तो शुरुआत हमने फाइलम पोरीफेरा से करनी। अब यहाँ पे देखो, एनिमल किंगडम को जब आप पढ़ते हो ना तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। जैसे माइंड में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, एनिमल किंगडम को जब भी कभी पढ़ो कभी पढ़ाओ तो माइंड में एक चीज हमेशा ध्यान रखो, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब है कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो टाइम के साथ साथ क्या करता है, अडेप्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो होगा वो टाइम के साथ साथ क्या करेगा, क्या करेगा वो बेसिकली टाइम के साथ साथ यस इवोल्व करता है, अडेप्ट करता है। अब पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखना है,
जो सबसे सिंपल फाइलम है, यह है सबसे सिंपलेस्ट फाइलम, और जो कोर्डेटा है ये सबसे कॉम्प्लेक्स फाइलम है। अब देखो सिंपल से कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं, इसका मतलब ये है, सीधी सी बात है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे आपको क्या देखने को मिलेगा, इवोल्यूशन देखने को मिलेगा, वैसे वैसे जो चीजें हैं वो एडवांस होती चली जाएंगी, है ना। सिलेबस में एक चीज एनिमल किंगडम में एक चीज हमेशा मेंशन होती है कि इवोल्यूशन, या फिर इवोल्यूशन का मतलब होता है कि आपको ये देखना कि एक फाइलम से जब दूसरी फाइलम इवॉल्व करती है तो उन दोनों के बीच में क्या कोई लिंक है ना। और या फिर आपसे इस चीज का मीनिंग ये भी होता है कि आपको ये बताना है कि कोई एक फिल्म, जैसे अगर मैं पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा के टेटा की बात करूं तो आप बताओ, आप जल्दी से बताओ। देखो देखो ऐसा कभी मत सोचा करो कि जो है सर तो रिकॉर्डिंग है हम नहीं, देखो क्या होता है, एक ना आपके और मेरे बीच में एक चीज है जिस चीज के थ्रू हम अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हो, और वो है आपकी कम्युनिटी। जब आप उसमें देखोगे ना, आपकी ऐप में तो आपको कम्युनिटी वाला ऑप्शन दिखता है। अब अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बताओ फाइलम पोरीफेरा और फाइलम सिलेंट्रेटा में इवोल्व कौन है, एडवांस कौन है, तो आप बोलो कि सर सिलेंट्रेटा है। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आप बोले हो, आप वो जो कम्युनिटी है वहां पे मेंशन करो कि सर हमने आंसर किया कि भाई सिलेंट्रेटा एडवांस है ना। साथ में वो लेक्चर नंबर 1 सिलेंट्रेटा, मतलब मुझे पता लगेगा कि हाँ इस चीज का आंसर है। ओके, तो ये चीज है। दूसरा, मतलब ये मेथड है यार इंटरेक्ट करने का, है ना। आप लोग कम्युनिटी को कुछ और ही कामों के लिए यूज करते हो, गॉसिप्स कर रहे हो वहां बैठे बैठे, गॉसिप्स के चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ कोई प्रॉब्लम आती है कभी भी तो आप मुझे मैसेज करो, सबके पास मेरा नंबर है, ग्रुप है सबके पास, तो आप मैसेज कीजिए कि सर यहाँ पे इश्यू आ रहा है ना, तो उस चीज को सॉल्व करेंगे, है ना। चलो आते घूम के, तो कुल मिला के याद रखना, ये जो अर्थ है ना, ये जो दुनिया है, भगवान के लिए, खुदा के लिए, है ना, गॉड के लिए, ये जो दुनिया है वो क्या है, एक लेबोरेटरी है। जिस टाइम पे अर्थ पे फर्स्ट लाइफ बनी थी ना, और अगर आप आज के आज के टाइम की लाइफ देखोगे तो फर्स्ट टाइम पे जो लाइफ थी वो काफी सिंपल सी, और आज के टाइम पे जो लाइफ है वो काफी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स लाइफ आई है, ये कभी ऐसे नहीं, इसके बीच में आप मान के चलो कि भगवान, खुदा, गॉड, अल्लाह, इसने बहुत सारे क्या किए हैं, एक्सपेरिमेंट। और जो इवोल्यूशन होता है ना बच्चों, इवोल्यूशन है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। अगर आप म्यूटेशन वगैरह को साइड में रख देते हो, अगर आप म्यूटेशन को साइड में रख दो, है ना, म्यूटेशन वाले पोर्शन को अगर आप साइड पे रख दो, तो जो इवोल्यूशन होता है ना वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो धीरे धीरे होता है। सडनली म्यूटेशन नहीं, सडनली आपको इवोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आप बोलो कि पूरी फेरा से सडनली सिलेंट्रेटा बन गया, नहीं, कुछ ना कुछ तो बीच में हुआ होगा। कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म भी होगा जिसके पास दोनों के कैरेक्टर्स होंगे। जैसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पेरिपेटस नाम का ऑर्गेनिज्म है जिसके पास आर्थ्रोपोडा के भी करेक्टर्स है, जिसके पास एलिनिडा के भी करेक्टर्स हैं। तो अब उससे ये चीज क्लियर होती है कि आर्थ्रोपोडा का जो विकास है, आर्थ्रोपोडा का जो ओरिजिन है, आर्थ्रोपोडा जो है बेसिकली जो इवोल्यूशन है वो किससे इवॉल्व हुआ है, वो एलिनिडा से इवॉल्व हुआ है। हमारे पास प्रूफ है, पॉइंट क्लियर है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब ये जो फाइलम्स है ना बेसिकली, इन फाइलम्स को हमने किन करेक्टर्स के बेसिस पे डिवाइड किया। तो एनिमल किंगडम के अंदर जो हम फाइलम्स को डिवाइड करते हैं, तो फाइलम्स को डिवाइड करने के लिए हमारे सामने कुछ बड़े प्यारे से सिंपल से करेक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो यहाँ पे लिखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। हमारे एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करने के क्या बेसिस है। अब जब भी देखो बेसिक्स की बात आती है तो मैंने आपको बोला कि क्लासिफिकेशन हमेशा कुछ करेक्टर्स के बेसिस पे होती है। तो यहाँ पे भी कुछ करेक्टर्स है, जैसे पहला करेक्टर है दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा यहाँ पे करेक्टर्स आता है जर्म लेयर। तीसरा यहाँ पे करेक्टर्स आता है दैट इज जो हमारा बेसिकली सिलोम होता है। अब ये सारी चीजें क्या होती है इसके बारे में आप आगे बात करने वाले हैं। चौथा जो करेक्टर आता है दैट इज सिमिट्री। पांचवा जो यहाँ पे करेक्टर्स आएगा दैट इज नोट टू कोड का पाया जाना।
एक और कैरेक्टर आता है दैट इज यहाँ पे, दैट इज अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम इसको बोलेंगे सेगमेंटेशन। ये सारे कैरेक्टर्स, इनके हम बेसिक्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पे इन दोनों को भी हम नहीं देखेंगे, लेकिन इन चारों के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्म लेयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलोम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री। अगर इसके बेसिस पे हम देखेंगे तो इसके बेसिस पे ही हमने एनिमल किंगडम को क्या किया हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है कुछ ग्रुप्स के अंदर। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहला जो कैरेक्टर हम यहाँ पे उठाते हैं दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला जो कैरेक्टर है दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक बात बताओ मुझे, इवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया है, कि क्या आपको याद रखना है इवोल्यूशन के बारे में, कि इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। इवोल्यूशन होता है स्टेप बाय स्टेप होता है। इवोल्यूशन क्या है कि ग्रेजुअल प्रोसेस है और स्टेप बाय स्टेप। तो ये माइंड में चीज रख लो, क्योंकि हर लेक्चर के अंदर ऑलमोस्ट मैंने आपसे आते ये पूछना कि बताओ मैंने क्या बताया था इवोल्यूशन के बारे में। तो जिसे नहीं बोला ना तो पिटाई होनी फोन के अंदर, यही फोन में से घुस के मारना है मैंने। ठीक है, चलो तो फिर से चलो रिपीट करो। इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप ये होता है। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलो अब आगे चलते हैं। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात क्या करते हैं। अब अगर देखो लेवल, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब ये ऑर्गेनाइजेशन, देखो ऑर्गेनाइजेशन जब भी आप वर्ड देखते हो तो आपके माइंड में एक चीज आती है, संस्था। कुछ लोगों का ग्रुप है जो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर टास्क कर रहा है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसके बेसिस पे आप देखो कि, क्योंकि यहां पे देखो बात एनिमल किंगडम की हो रही है, और एनिमल किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स रहेंगे सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। तो अगर हम यहां पे बात करते हैं, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये तीन तरह की होती है। या तो होता है सेलुलर लेवल, या होता है टिश्यू लेवल, या होता है हमारा सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, है ना। ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल। मैं इसको दोबारा से लिखता हूं। ये छुपी हुई चीज है, ये भी निकलती है कभी कभी सामने। दिखाता हूँ क्या चीज। एक्चुअली में हम तीन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में पांच होते हैं टाइप। पांच बताऊंगा कौन से, या फिर बोल दो ऑर्गन, या फिर इसको ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब देखो ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया। हम इनको एक साथ ही लिखते हैं। अब बोलोगे सर पांचवा कौन सा। पांचवा बोलो यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा होते हैं ना वो, तो इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं। अदरवाइज अगर आपसे पूछना एनिमल्स के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, अब बोलो पांच तरह की हो सकती है। यूनिसेलुलर एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है, सेलुलर लेवल हो सकता है, टिश्यू लेवल हो सकता है, ऑर्गन लेवल हो सकता है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल हो सकता है। ठीक है, चलो अब आप फोकस कर रहे हैं। अब सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल और ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल, अब इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल नंबर 1, एक फैमिली में चार लोग हैं। मॉम है, डैड है, एक सन है, एक क्या है, डॉटर है। क्या किया गया, इन चारों को एक काम बोला गया कि भाई, जो मम्मी को बोला गया कि तुमने अपने सारे काम खुद करने हैं। ये सारे के सारे लोग क्या हैं, ये सारे के सारे लोग क्या हैं, ये सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे यहाँ पे। मोदी जी की भाषा में बोल दे, आत्मनिर्भर रहेंगे ये, है ना। तो ये सारे आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर कहने का मतलब है कि जो मम्मी है ना, ये सुबह उठेंगी, फ्रेश होंगी, अपना खाना खुद बनाएंगी और खुद खाएंगी। इन्होंने किसी और के लिए खाना नहीं बनाना। पापा उठेंगे सुबह, अपना फ्रेश फ्रूश होके नहा धो के अपना खाना खुद बनाएंगे, खुद खाएंगे। जो सन है वो भी उठेगा, वो भी अपना काम कुम करके खुद उठेगा, खुद खाएगा, खुद बनाएगा सब कुछ। डॉक्टर का भी सेम केस। और उसके बाद मम्मी अपने घर के काम करेंगी, अपने रूम को खुद साफ करेंगे, पापा भी रूम को साफ करेंगे और अपने बिजनेस पे निकल लेंगे, जो भी उनकी जॉब है। और जॉब से जब वापस आएंगे, रास्ते में आते हुए अपने लिए सब्जियां लेके आएंगे, और फिर आके फिर अपने लिए खाना बनाएंगे और खा के सो जाएंगे। ऐसी मम्मी फिर बाजार जाएंगे, अपने लिए सब्जी सुब्जी लेके आएंगे, राशन लेके आएंगे। बेटा भी जाएगा, डॉटर भी जाएगी, सारे जाएंगे। एक तो आपके सामने ये सब, मतलब यहाँ पे सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। दूसरा
क्या किया यहाँ पे ना, काम का जो था उसको डिवाइड कर, यहाँ पे डिवीजन की गई ऑफ लेबर। मतलब क्या किया गया, यहाँ पे है मॉम, यहाँ पे है डैड, यहाँ पे है सन, यहाँ पे है डॉटर। बोला गया मॉम को कि भाई तुमने जो हाउस, घर से रिलेटेड जो भी काम है वो सारा कुछ आपने देखना है। पापा को बोला गया कि जो फाइनेंस से रिलेटेड चीजें हैं वो सब आपने देखनी है। बेटे को बोला कि भाई तू एक काम कर, अपनी स्टडी पे ध्यान दे, और लड़की को बोला कि तू अपनी स्टडी पे ध्यान दे। तो कुल मिला के देखो, अब घर के सारे काम मम्मी के ऊपर डिपेंड है, फाइनेंस से रिलेटेड जितने काम है वो पापा के ऊपर डिपेंड है, ये दोनों अपना अपना टास्क करें स्टडी का। अब बताओ, क्या मम्मी अपने सारे टास्क को अच्छे से कर लेंगे? बिल्कुल करेंगे, पापा भी कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे अगर बात करें, हाउस भी पापा ने देखना है, फाइनेंस भी पापा ने देखना है, और भी जो घर के छोटे मोटे काम है वो भी पापा के। यहाँ भी हाउस, फाइनेंस, छोटे मोटे काम, यहाँ भी हाउस, फाइनेंस, जो भी इसका खुद का टास्क है वो भी, यहाँ पे हाउस, फाइनेंस और टास्क, इनको सारे सारे अपनी अपनी चीजें देखनी है। तो एक ऑर्गेनिज्म सारे काम देख रहा है, और यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर टास्क दिया गया। बताओ ज्यादा एफिशिएंसी काम में कहाँ आएगी? पहले वाले केस में ज्यादा एफिशिएंसी आएगी या दूसरे वाले केस में ज्यादा एफिशिएंसी आएगी? तो बिल्कुल आपकी आवाज को मैं सुन पा रहा हूं, आप बोलोगे सर जब काम को डिवाइड कर दिया गया ना, तो इस बेसिस पे है वो जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा आएगी। यहाँ पे मोम अच्छे तरीके से घर को हैंडल कर पाएंगी, पापा अच्छे तरीके से फाइनेंस संभाल पाएंगे, और आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाओगे। तो सेम एक्सपेरिमेंट हमारी एनिमल किंगडम की दुनिया में भी हुआ। जब पहली फाइलम बनी, जैसे पोरीफेरा फाइलम बनी, तो उसके अंदर क्या थे? बहुत सारे सेल्स थे, बहुत सारे सेल्स थे। ये सेल्स एक साथ तो थे, लेकिन सारे के सारे सेल्स अपना अपना काम खुद करते थे। सेल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे सेल्स अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे मान लो इसका टास्क है फूड का, भाई मुझे बाहर से फूड लेकर, तो ये अपना फूड लेके आएगा, ये भी फूड लेके आएगा, ये भी फूड लेकर। इसका काम है भाई मुझे डिवाइड करना है, ये भी डिवाइड करेगा, ये अपना डिवाइड करेगा, ये अपना डिवाइड करेगा। इसका काम है, इसका मान लो काम है कि भाई मुझे सपोज करो रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होना है, तो ये भी रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अपना मतलब सेल्स तो है, लेकिन सारे सेल्स अपना अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे सारे अपना अपना काम कर रहे हैं। फूड के लिए ये भी लगा हुआ है, फूड के लिए ये भी लगा हुआ है ना? तो इनको ये नहीं कि हम मिल के काम कर ले। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, ये हमें हमारी जो हमारी प्रिमिटिव फाइलम्स होती है, जैसे फाइलम पोरीफेरा है, फाइलम पोरीफेरा के अंदर सबसे पहले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया। जो जितने भी सेल्स थे वो सारे अपना अपना काम कर रहे थे। लेकिन दुनिया भगवान के लिए क्या है? एक लेबोरेटरी है। भगवान ने देखा, खुदा ने देखा, अल्लाह ने देखा, ऊपर से गॉड ने देखा यार कि बात बन नहीं रही है। मतलब काम तो सारे कर रहे हैं, मेहनती तो सारे लोग हैं, लेकिन ना एफिशिएंसी हाई नहीं हो रही। एक काम करो, मिला दो, एकता में बल है। तो क्या किया गया? कुछ सेल्स को आपस में मिला दिया गया कि भाई तुम सारे लोग फूड इकट्ठा कर रहे थे ना, तुम लोगों को मैंने बना दिया टिश्यू। तुम सारे लोग क्या करते? तुम चेंज करते, तुम सारे लोग रिप्रोडक्शन कर रहे थे, तुमको भी हमने एक टिश्यू बना दिया। तुम सारे लोग क्या करते? तुम सारे लोग प्रोटेक्शन करते, तुमको भी एक टिश्यू बना दिया। तो यहाँ पे अब ये सारे सेल्स मिलके एक टास्क करेंगे। यहाँ पे ये सारे सेल्स मिलके टास्क करेंगे, ये सारे सेल्स मिलके टास्क करेंगे। तो अब जब एक तरह की, जैसे पहले के केस में क्या था, तीन सेल है, तीनों अपना अपना फूड जो है वो कहीं ना कहीं से ग्रैब कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे तीनों सेल्स को मिला दिया गया, बोला गया कि भी तुम लोगों ने मिलके काम करना है। तो अब वो मिलके फूड को ग्रैस्प करे। तो कुछ कुछ एफिशिएंसी बढ़ी, कुछ कुछ एफिशिएंसी बढ़ गई। लोगों ने देखा यार बात तो बन गई है, मजा तो आया है, लेकिन मजा और आ सकता है। कैसे? एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, और जो कनेक्टिव टिश्यू है, इन सबको मिला के एक ऑर्गन्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे कोई भी ऑर्गन समझ लो, मान लो आपने स्टमक बना दिया। अब स्टमक को बोल दिया कि भाई तेरा टास्क क्या है, जो भी तेरे पास फूड आने वाला है, जो भी तेरे पास फूड आने वाला है, उस फूड को प्रोसेस करने का काम, स्टोर करने का काम भाई तेरा है। मान ने बोला यार क्या बात है, मजा आ गया, अभी और अच्छे तरीके से काम हो रहा है। लेकिन काम तो और भी अच्छे तरीके से हो सकता है। उसने फिर क्या किया? उसने बहुत सारे ऑर्गन्स को आपस में जोड़ दिया। जैसे माउथ है, बक्कल कैविटी है, ईसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, सबको जोड़ दिया और इसने फॉर्मेशन कर दी ऑर्गन सिस्टम की। और बोल दिया कि
एक और जैसे एग्जांपल हो डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब का काम केवल और केवल फूड के लिए होना चाहिए, इसके अलावा कोई काम नहीं होना चाहिए। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबका जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ फूड की सर्कुलेशन में होना चाहिए, मटेरियल की सर्कुलेशन में होना चाहिए, गैसेस की सर्कुलेशन में होना चाहिए। एक्सक्रीटिव सिस्टम को बोला गया कि भाई साहब बॉडी में जितना भी टॉक्सिक आएगा वो सारे के सारे टॉक्सिक को रिमूव करने का काम सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए। तो अब भगवान ने देखा यार जब मैंने सिस्टम के बेसिस पे डिवाइड किया तो मजा ही आ गया। तो इस तरीके से हमें 3 तरह की या फिर बोल दो 4 तरह की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती हैं। कौन-सी देखने को मिलेंगी? एक देखने को मिलती है हमें यहाँ पे एक देखने को मिलेगी हमें यहाँ पे फर्स्ट सेलुलर लेवल, दूसरा टिश्यू लेवल, तीसरा है ऑर्गन लेवल, चौथा है ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो कौन सी फाइलम के अंदर जो ऑर्गन लेवल ऑफ जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी ये हमें सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलती थी कहाँ पे? फाइलम पोरीफेरा के अंदर। टिश्यू लेवल सिलेंट्रेटा के अंदर, है ना? एंड हमारा जो है टीनोफोरा के अंदर। उसके बाद अलावा ऑर्गन लेवल हमें प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद एसके हेल्मिन्थेस से लेके जो हमारी फाइलम कोडेटा है, सबके अंदर हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला। और जैसे-जैसे ये लेवल बढ़ेंगे, वैसे-वैसे एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब बताओ इनमें सबसे ज़्यादा एडवांस कौन-सा लेवल है? ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल जो है वो सबसे ज़्यादा एडवांस लेवल रहेगा। क्यों रहेगा? किस तरीके से रहेगा? आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर है क्योंकि इसके अंदर जो काम करने की एफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा है। अब दूसरा हमारा जो कैरेक्टर्स आता है दैट इज़ दूसरा जो कैरेक्टर आएगा दैट इज़ जर्म लेयर का। तो जर्म लेयर्स की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली डेवलपमेंट के टाइम पे कुछ लेयर्स बनती हैं और उन्हीं लेयर से हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनती है। तो अगर हम जनरली बात करते हैं तो जो हमारे प्रिमिटिव एनिमल्स थे, कुछ ऐसे प्रिमिटिव एनिमल्स हैं जिनके अंदर सिर्फ 2 जर्म लेयर्स थी, एक थी एक्टोडर्म, एक थी एंडोडर्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ 2 ही जर्म लेयर से हुई है और ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। और फाइलम पोरीफेरा से जो टीनोफोरा है, ये सारे के सारे क्या है? ये डिप्लोब्लास्टिक है। उसके बाद फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म अपीयर हुई। पहली बार मीजोडर्म अपीयर हुई और पहली बार जो ये जो मीजोडर्म आई थी ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर आई थी। और उसके बाद ये कोडेटा तक आज भी एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी डेवलपमेंट 3 लेयर से हुई है उनको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो जर्म लेयर्स के बेसिस पे जो एनिमल्स हैं वो 2 ही तरह के होते हैं, या तो होंगे डिप्लोब्लास्टिक होंगे जिनके पास 2 ही लेयर्स होती है, या होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक जिनके पास 3 लेयर्स होती हैं। और एडवांस कैरेक्टर यहाँ पे कौन सा है जो बाद में आया बेसिकली ट्रिप्लोब्लास्टिक जो एडवांस कैरेक्टर है। क्लियर है? और ये आपको फाइलम्स भी ध्यान रखनी है, फाइलम्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि किस फाइलम में क्या आया। तो पहली बार अगर आपसे पूछे तो पहली बार मीजोडर्म जो थी वो प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर आई, फर्स्ट टाइम मीजोडर्म जो थी वो प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर आई थी। ठीक है? ओके। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म तो जर्म लेयर के बेसिस पे हम एनिमल किंगडम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। जिनका जो जिनकी डेवलपमेंट 2 लेयर से हुई है डिप्लोब्लास्टिक है, जिनकी डेवलपमेंट जो है वो 3 लेयर से हुई है ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और तीसरी लेयर बाद में कौन सी आई थी दैट इज मीजोडर्म आई। वेरी गुड, क्लियर है सारी बातें। नेक्स्ट जो हम कैरेक्टर लेके चलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है बोला, दैट इज सिलोम। सिलोम का सिंपल सा मीनिंग होता है कैविटी, लेकिन कौन सी कैविटी? विच इज सराउंडेड बाय मीजोडर्म लेयर। ऐसी कैविटी जिसके चारों तरफ मीजोडर्म क्लियर है, ऐसी कैविटी जिसके चारों तरफ क्या है? मीजोडर्म है। अब मुझे एक बात बताओ यार, आप बताओ मुझे एक बात,
बात बड़ी सिंपल सी है। जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ दो ही जर्म लेयर्स हैं, एक है हमारी एंडोडर्म और एक है एक्टोडर्म, क्या उनके अंदर आपको कभी भी सिलोम देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिलोम बेसिकली क्या होता है, एब्सेंट होता है, उन ऑर्गेनिजम्स के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज ए सिलोमेट्स। और जब पहली बार सिलोम आया था, जब पहली बार सिलोम आया था, देखो एक चीज को नोटिस करना, ऐसी कैविटी विच इज सराउंडेड बाय मेसोडर्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं कि ये इस ऐसे कैविटी को हम सिलोम बोलेंगे। देखो ध्यान से आप एक केस बनाते हैं, अच्छे तरीके से समझ आएगा। देखो ये एक्टोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, ये एक्टोडर्म है। तो ब्लू कलर जो है ये है, इट इज फॉर एक्टोडर्म। कलर चेंज करते हैं, ये हो गया एंडोडर्म, ये हो गया एंडोडर्म, ये हो गया एंडोडर्म। तो ब्लू कलर ग्रीन कलर जो है एंडोडर्म को बताएगा। उठाते हैं एक और ब्लू कलर, ये हो गया मेसोडर्म, मेसोडर्म। डायग्राम को ना समझने के बेसिस पे लेना, सिर्फ समझने के बेसिस पे। देखो अच्छा, मेसोडर्म का आप कलर लिख लिख लें यहाँ पे। मेसोडर्म ये हो गया मेसोडर्म के लिए, तो मैं यहाँ पे तीनों का मेंशन कर देता हूँ। ये है एक्टोडर्म के बारे में, ये है एंडोडर्म के बारे में, और ये है मेसोडर्म के बारे में। देखो यहाँ पे तो मेसोडर्म है ही नहीं, ये ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, ये है ए सिलोमेट, बिकॉज इसके पास नो सिलोम। कैविटी है इसके अंदर लेकिन सिलोमी कैविटी नहीं है। अब देखो, अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो इधर देखोगे मेसोडर्म है, इधर देखोगे मेसोडर्म है, इधर देखोगे सब तरफ मेसोडर्म है। तो अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो आपको लगेगा कि यस दिस इज सिलोम। लेकिन जब आप यहां देखोगे, इधर मेसोडर्म है, इधर मेसोडर्म है, लेकिन इधर मेसोडर्म नहीं है, इधर मेसोडर्म नहीं है, तो आप देखोगे यार कहीं कहीं पे इस पॉइंट पे जब मैं खड़ा हूं तो इधर मेसोडर्म है मतलब सिलोम है, इधर मेसोडर्म है मतलब सिलोम है, लेकिन इधर मेसोडर्म नहीं है, इधर मेसोडर्म नहीं है मतलब सिलोम नहीं है। तो यहाँ पे ना एक तरह से छावा चलावा या बोल दो कि चकमा मिल रहा है। यहाँ पे कहीं कहीं पे लग रहा है कि सिलोम है, कहीं कहीं पे लग रहा है सिलोम नहीं है। तो इस चीज को हम बोलते हैं ये है सूडो सिलोम। देखो पहली बार मेसोडर्म आई, चलो फटाफट से बताओ इवोल्यूशन के बारे में क्या बताया था मैंने। इवोल्यूशन होगा धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। पहली बार मेसोडर्म आई लेकिन सिलोम पहली बार में सही नहीं बना, क्योंकि दुनिया का है कि एक लेबोरेटरी है, पहली बार एक्सपेरिमेंट हुआ, सिलोम को मेसोडर्म को लाया गया। लेकिन ये जो मेसोडर्म थी, ये जब इसको लाया गया है ना, लाया गया, तो यहाँ पे सिलोम प्रॉपर तरीके से बना नहीं। एक्चुअली में एक केस ऐसा भी हुआ था कि पहली बार जब मेसोडर्म आई थी ना तो सिलोम बना नहीं था, प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसके अंदर हम बात करेंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जब सिलोम बना तो पहली बार में अच्छा सिलोम नहीं बना, सूडो सिलोम बना। ओके, उसके बाद फिर अच्छे तरीके से अब देखो यहाँ पे इस कैविटी में खड़े हो तो सब तरफ आपको मेजर जो कैविटी है, सब तरफ आपको मेजर देखने को मिलेगी। तो ऐसे इस चीज को बोलेंगे ये है सिलोमेट। अब बात करते हैं फाइलम्स की, तो जिनके अंदर सिलोम नहीं होता यार, तो पोरीफेरा से लेके जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है, किसी के अंदर सिलोम नहीं होता। ये सारे के सारे क्या है, सिलोमेट्स हैं। उसके बाद सिर्फ एक ही फाइलम है जिसके अंदर सूडोसिलोम होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिर्फ एक फाइलम दैट इज एस्केल्मिन्थेस। सिर्फ एक ही ऐसी फाइलम है जिसके अंदर सूडोसिलोम होता है दैट इज एस्केल्मिन्थेस। उसके बाद नेक्स्ट आती है जिनके पास सिलोम होता है, बेसिकली ये फर्स्ट टाइम सिलोम आएगा एनालिडा के अंदर, एनालिडा से लेके कोडेटा तक सबके पास सिलोम क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पहली बार
ट्रू सिलोम की फॉर्मेशन कहाँ देखने को मिली थी? तो पहली बार जो ट्रू सिलोम था बेसिकली वो आपको देखने को मिला था किसके अंदर? वेरी गुड, एमिलिडा के अंदर पहली बार सिलोम देखने को मिला था। ठीक है, तो पोरीफेरस है, प्लेटीहेल्मिंथेस, ए सिलोमेट्स है, एस के हेल्मिंथेस सूडो सिलोमेट्स हैं, और उसके बाद सारे के सारे क्या रहेंगे? सिलोमेट्स रहेंगे। तो ये है हमारा सिलोम के बेसिस, ये हमने सिलोम के बेसिस पे। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहां पे आता है, दैट इज सिमिट्री। नेक्स्ट कैरेक्टर आएगा यहां पे सिमिट्री। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमिट्री? ये सिमिट्री सिमिट्री क्या है भाई? ये सिमिट्री सिमिट्री क्या है? देखो सिमिट्री का सिंपल सा मीनिंग है कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को किसी ऐसे प्लेन से कट करना कि वो ऑर्गेनिज्म टू इक्वल पार्ट में डिवाइड, मतलब क्या है सिमिट्री का होता है जैसे प्लेन ऑफ डिवीजन, जिससे जो ऑर्गेनिज्म है वो टू इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। बट शर्त क्या है कि ये जो प्लेन है ना, ये क्रॉस करना चाहिए सेंटर, ये सेंटर से क्रॉस करना चाहिए। जैसे एक ऑर्गेनिज्म बताता हूं, ऐसी मैंने एक ऐसी ऑर्गेनिज्म, ये ऐसी, ये जैसे सपोज करो अमीबा है, इसका सेंटर ये रहा। अगर मैं इसको ऐसे इस प्लेन से ऐसे कट करूं प्लेन सेंटर, तो क्या ये अमीबा टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। इधर वाला पार्ट कुछ हो रहा है, इधर वाला पार्ट, अगर मैं ऐसे डिवाइड करूं क्या तब हो रहा है? नहीं हो रहा। ऐसे करूं तब हो रहा है? नहीं। तो इसका कोई भी इसके पास प्लेन नहीं है जिससे इस ऑर्गेनिज्म को मैं टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं। तो ऐसा सॉरी, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके पास नो प्लेन, किसके पास कोई भी प्लेन हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ए सिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म। लेकिन दूसरे केस में सपोज करो एक ऑर्गेनिज्म जिसकी शेप कुछ ऐसी है, जैसे काम करते हैं, मैं अपने आप को बड़ा करता हूं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, उसके बाद आप आगे बात करते हैं। जैसे अपने आप को मैं बड़ा करता हूं थोड़ा सा, है ना? अब मुझे ध्यान से देखना, मेरे पास ये एक बॉल है, अगर इस बॉल को मैं ऐसे कट करूं, सेंटर से, सेंटर वाले पॉइंट से वो जो मेरा प्लेन ऑफ कट है वो निकलना चाहिए। थोड़ा सा साइड कर दो अपने आप को। तो मेरे पास ये एक बॉल है, अगर इसको मैं ऐसे कट करूं, मेरा याद रखना यहां सेंटर से ये प्लेन निकलना, मतलब अगर मैं इसको ऐसे कट करूं तो क्या ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? आप बोलोगे सर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे कट करूं तो हो जाएगा, अगर ऐसे कट करूं तो हो जाएगा, ऐसे कट करूं तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो एक ऑर्गेनिज्म जिसके पास जो प्लेन ऑफ कट है वो एक से ज्यादा है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सिमेट्री होती है उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सिमेट्री देखने को मिलती है, तो ऐसी सिमेट्री को हम जनरली क्या बोलते हैं कि यह है रेडियल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री है? ये रेडियल सिमेट्री है ना? तो ये होगी हमारी रेडियल सिमेट्री। पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पे मेंशन करते हैं, तो यहाँ पे ये सिमेट्री है, दिस इज रेडियल सिमेट्री। इसमें क्या है? मोर देन वन प्लेन। लेकिन तीसरा फंडा, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको मैं टू पार्ट्स में डिवाइड सिर्फ एक ही प्लेन से कर सकता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम अपनी बात करते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं। ये एलियन वाला ह्यूमन है, जादू वाला ह्यूमन है ये। अब आप इस ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल पार्ट में देखो, इसका सेंटर ये रहा। अगर आप इस ऑर्गेनिज्म को यहां से ऐसे डिवाइड करते हो, तो एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, तो क्या ये ऑर्गेनिज्म दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है? नहीं डिवाइड हो रहा। क्यों? अरे भाई दोनों आंखें तो ऊपर रहेगी, सर ऊपर रहेगा, दोनों हाथ ऊपर है, दोनों टांगे नीचे हैं। अच्छा चलो ठीक है जी, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हम हाथों टांगों का अगर हम ऐसे डिवाइड करें तो नहीं होगा, ऐसे करने नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर हम इस ऑर्गेनिज्म को
अगर हम इस ऑर्गेनिज्म को ऐसे कट करने की कोशिश करें, तब ये ऑर्गेनिज्म हर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आधी चीज़ें इधर चलेंगी, आधी चीज़ें इधर। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 प्लेन है, जिस प्लेन से कोई भी ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सिर्फ़ एक प्लेन है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ़ सिंगल प्लेन होता है, सिंगल प्लेन होगा। यहाँ पे जो सिमेट्री होती है बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं बाइलेटरल सिमेट्री की। बाइलेटरल सिमेट्री आपको हमेशा कहां देखने को मिलेगी? ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके पास हेड प्रेजेंट होता है, मैं यहां पे मेंशन करता हूं, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म हैविंग सिफिलाइजेशन। सिफिलाइजेशन का मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ हेड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सिमेट्री देखने को मिलेगी वो हमेशा कौन सी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री। ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो हेड का फॉर्मेशन या सिविलाइजेशन का होना, ये अपने आप में कौन सा फीचर होता है? एक एडवांस करैक्टर है। इसलिए आप देखना, एक फाइलम है हमारी इकाइनोडर्मेटा, जिसके अंदर क्या आती है? स्टारफिश आती है। ये ऐसी बन गई। इस स्टारफिश के अंदर क्या हेड है? यहाँ पे नो हेड। तो यहाँ पे जो सिमेट्री होती है वो रेडियल होती है। अब रेडियल में भी डिपेंड करता है, 2 प्लेन है तो बाई रेडियल है, 3 प्लेन है तो ट्राई रेडियल है। अब जो हमारी स्टारफिश होती है इसके अंदर 5 प्लेन है तो उसको पेंटा रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो एसिमेट्रिक होता है, जो पोरीफेरा होता है ना, पोरीफेरा फाइलम एसिमेट्रिक भी होती है और इसके अंदर कुछ फॉर्म सिमेट्रिक भी होती हैं। कुछ फॉर्म ऐसी होती है जिनके अंदर हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिल सकती है, लेकिन अदरवाइज हम पोरीफेरा को एसिमेट्री की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद फाइलम कौन सी अगर हम बात करते हैं सिलेंट्रेटा से लेके टीनोफोरा, ये दोनों के दोनों फाइलम्स होती हैं हमारी रेडियल सिमेट्री इनके अंदर देखने को मिलती है। और यहाँ पे अडल्ट जो होता है इकाइनोडर्मेटा का, जो अडल्ट है वो भी रेडियल सिमेट्री उसके अंदर देखने को मिलती है। और बाइलेटरल के अंदर प्लेटी हेलमिंथेस से लेके, यहाँ पे लिख रहा हूं पर मैं, प्लेटी हेलमिंथेस से लेके जो कोडेटा है, यहाँ पे क्या रहेगी हमारी? बाइलेटरल सिमेट्री। और यहाँ पे मुझे आपने बताना है यहाँ पे एक्सेप्शन क्या रहेगी। तो इस तरीके से हम एनिमल किंगडम को जो है वो डिवाइड करते हैं। इस तरीके से हम एनिमल किंगडम को बेसिकली क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि कैसे कैसे एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया। अब उसके बाद और भी कैरेक्टर्स आते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक कैरेक्टर आता है यहाँ पे नोटोकोड, एक कैरेक्टर यहाँ पे आएगा सेगमेंटेशन। तो इन कैरेक्टर्स को जब हम फाइलम्स को डिटेल में पढ़ेंगे, इन दोनों कैरेक्टर्स को हमने तब करना है, अभी नहीं करना। तो जब हम कैरेक्टर्स को बेसिकली जब हम करेंगे, जब हमारे कैरेक्टर्स हमने करने हैं हर फाइलम के, तब हम जाके इस चीज को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पे हमारा बेसिक्स जो है वो एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन का क्लियर होता है। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट जब वो भी हमने साथ में करना है, कब? जब हम फाइलम्स को करेंगे तो उसी के साथ हमने कवर कर देना है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे बात यही आती है कि इतना ही आज के लेक्चर में हमने करनी है चीजें, और नेक्स्ट लेक्चर में हमने हमारी पहली फाइलम स्टार्ट करनी है, दैट इज फाइलम पोरीफेरा। तो चलिए अभी आज के लिए अलविदा लेते हैं। दुआओं में याद रखना। कोई डाउट है तो आप आपके पास सबके पास कॉन्टैक्ट है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का कोई डाउट है तो अपने डाउट को भी आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए मुद्दे के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। ऑल द बेस्ट।